अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर रफ़ीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एकेडमी। अब हम शुरू करने लगे हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया मैंने पढ़ाना है आपको स्टैनली मेलामेट की बुक से, और मैंने ओरल सर्जरी के बाकी भी सारे लेक्चर्स जो कि टक्कर और कॉन्टेम्प्रेरी से हैं वो मैंने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिनके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे ओरल सर्जरी के जो सारे लेक्चर्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब न्यूरोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे एलए के अंदर, तो हमने इसके अंदर पढ़ना है कि आपकी नर्व की इंडक्शन होती किस तरीके से है और लोकल एनेस्थीसिया किस तरीके से उस नर्व की इंडक्शन को रोकता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, यानी कि जो भी एलए आपने यूज़ करना है उसके अंदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए और एलए किस किस तरीके से काम कर सकता है। पहले तो आएगी लोकल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है एक्चुअल में। कहते हैं आपने लॉस ऑफ सेंसेशन करानी होती है एक सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ द बॉडी में, जो कि किस तरीके से होगी, या तो आप नर्व एंडिंग की एक्साइटेशन को डिप्रेस कर दें, या आप वहाँ पे जो नर्व की कंडक्शन होती है, नर्व जो जैसे चलती है उसकी इनहिबिशन करवा दें। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर क्या आ जाता है कि आपने क्या करवाना है, मेनली आपने लॉस ऑफ सेंसेशन करवानी है विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हो गया लोकल एनेस्थीसिया। अब कहते हैं किस किस मेथड के थ्रू जो है लोकल एनेस्थीसिया काम कर सकता है। कहते हैं या तो कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो, ये वो वाली सारी बातें पढ़ें जिस तरीके से लोकल एनेस्थीसिया हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन सबको यूज़ करते हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा हो, जो कि कभी कोई ट्रॉमा के केस में कोई एरिया जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाते हैं। टेम्परेचर अगर बहुत लो कर दिया जाए तो नर्व्स जो हैं वो एनेस्थेटाइज हो जाती हैं। एनोरेक्सिया हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ से रिड्यूस कर दी जाए। केमिकल इरिटेंट्स हो जाए, न्यूरोलेक्टिक एजेंट्स हो जाए सच एज अल्कोहल और फिनॉल, और लास्ट में केमिकल एजेंट्स, जो कि हमारा लोकल एनेस्थीसिया होता है। इन केमिकल एजेंट्स की मदद से हम एरिया को एनेस्थेटाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि कौन सी मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होनी चाहिए। तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 इस तरफ लिखी हुई है, 4 दूसरी तरफ लिखी हुई है, जो कि किसी भी एक लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 कहते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया होना चाहिए, इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू द टिश्यूज़, यानी कि जिस टिश्यू में भी लग रहा हो उसको इरिटेट ना करें। उसके अलावा परमानेंट ऑल्ट्रेशन ना करें नर्व की, यानी कि रिवर्सिबल हो लोकल एनेस्थीसिया। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी उसकी कम हो। उसके अलावा कहते हैं आप इसको इंजेक्ट भी कर सकते हो और आप इसको टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हो म्यूकोजल सर्फेसिस पे। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि आपने इंजेक्शन लगाया है और जल्दी से एनेस्थेटाइज हो जाए एरिया। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मस्ट बी लॉन्ग, ताकि उस टाइम में सारा प्रोसीजर हो सके, यानी कि जितने टाइम के लिए एनेस्थेटाइज हुआ हुआ एरिया उतने टाइम में सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो सके। तो कहते हैं इन फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो बाकी तीनों 6 प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, जो नीचे 4 मेंशन की हुई हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हर लोकल एनेस्थीसिया में नहीं होती। सिर्फ फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी सब में होती है, यानी कि सब के सभी नॉन इरिटेटिंग होते हैं टू द टिश्यूज़, और सबका जो इफेक्ट है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है। अच्छा, ऊपर उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है, कुछ इंजेक्शंस जो हैं वो सिर्फ इंजेक्टेबल होते हैं, उनको आप म्यूकोजली अप्लाई करेंगे तो कोई इनफेक्टिव रहेंगे वो, जैसे कि इसकी एग्जांपल में आ जाएगा प्रोकेन और मेपिवकेन। उसके अलावा डिक्लोनाइन के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ टॉपिकली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसको अगर आप इंजेक्ट करेंगे तो वो टिश्यू के लिए इरिटेटिंग हो जाएगा। और लिडनोकेन और टेट्राकेन के बारे में कहते हैं कि ये इफेक्टिव रहता है टॉपिकली भी और एज एन इंजेक्शन भी। क्लिनिकल ड्यूरेशन की बात करें तो कहते हैं क्लिनिकल ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपके लोकल एनेस्थीसिया पे भी और टाइप ऑफ इंजेक्शन पे भी, जैसे कि नर्व ब्लॉक जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए आपके एरिया को एनेस्थेटाइज रखता है एज कम्पेयर टू कोई भी सुप्रा पेरियोस्टल इंजेक्शन। अच्छा, अब 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी इन्होंने दी हुई आइडल प्रॉपर्टीज़, ये वही है जो 6 की कंटिन्यूएशन है। और क्या क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़, कहते हैं जो जो पोटेंसी होनी चाहिए आपकी किसी भी एनेस्थीसिया की, वो कम होनी चाहिए। पोटेंसी से मुराद है यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की कंसंट्रेशन में एनेस्थीसिया ना डालना पड़ रहा हो, कम अमाउंट में ही डालें और वो इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो सफिशिएंट पोटेंसी होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा हार्मफुल कंसंट्रेशन ना डालनी पड़ रही हो। उसके अलावा कहते हैं कि जो भी एनेस्थीसिया होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन इन द होस्ट, एलर्जी ना करवाए। उसके अलावा स्टेबल होना चाहिए इन सोल्यूशन फॉर्म, और जब भी वो बॉडी के अंदर जाए तो जल्दी से बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए बॉडी के अंदर एक लोकल एनेस्थीसिया की, ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके। उसके अलावा कहते हैं इट शुड बी स्टेराइल और इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग स्टेलाइज, यानी कि आप उसको स्टेलाइज कर सकते हो हीट से, और हीट से स्टेलाइज करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑल्टर ना होती हूँ। तो ये 10 टोटल आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एक लोकल एनेस्थीसिया की, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आता है कि लोकल एनेस्थीसिया किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। कहते हैं कि इसका काम यह है कि कोई भी नर्व इम्पल्स की या तो जनरेशन को रोक दे या उसकी कंडक्शन को रोक दे। तो जो भी सोर्स ऑफ इम्पल्स होगी, जैसे कि फॉर ओरल सर्जरी किसी किस्म की अगर कोई इंसिजन लग रही है तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होनी है फॉर पेन, तो ये जो लोकल एनेस्थीसिया है वो एज अ केमिकल रोड ब्लॉक एक्ट करेगा बिटवीन द इम्पल्स एंड द ब्रेन।
नीचे इसी बात को और एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया है अगर वो किसी भी पॉइंट पे रख दिया जाए, किसी भी पॉइंट पे प्लेस कर दिया जाए बिटवीन द पेन स्टिमुलस एंड द ब्रेन, तो नर्व इम्पल्स प्रोपगेट तो होती है, यानी कि इनिशिएट तो होती है, लेकिन जैसे ही वो लोकल एनेस्थीसिया तक पहुंचती है वो इम्पल्स जो है वो डाई आउट कर जाती है, यानी कि वो इम्पल्स आगे कंडक्ट नहीं होती टुवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो न्यूरॉन के बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो न्यूरॉन को देखने के लिए हम नीचे ही देख लेते हैं। इन्होंने दोनों न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं आपको, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा ये ऊपर जो है ये आपका मोटर न्यूरॉन है, जिसके अंदर ये आपके सारे डेंड्रिटिक फाइबर्स हैं जिनके ऊपर इम्पल्स आएगी। फिर बीच में आपकी सेल बॉडी है और एक्सॉन जो है वो आपके मसल के साथ साइनैप्स कर रहा है। ठीक है, और जब भी इसके अंदर मूवमेंट होगी तो आपका जो मसल है वो मूव करेगा जब भी यहाँ पे इम्पल्स पास होती हुई जाएगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन, जिसके बारे में हमने यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है। ये इसकी डेंड्रिटिक फाइबर्स होती हैं आपकी पेरिफेरी में, यानी कि आपकी स्किन वगैरह में, जहाँ से ये इम्पल्स लेगा। इसके फिर एक्सॉन के फाइबर्स जाएंगे और वो सीएनएस तक पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको ब्रेन में इम्पल्स जो है वो फील होगी, पेन जो है वो फील होगी, और बीच में इसकी सेल बॉडी होती है। अच्छा अब बात करते हैं हम इस एक्सॉन की। एक्सॉन क्या है? कहते हैं ये एक सिंगल नर्व फाइबर होती है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म में ये फाइबर होगी, जिसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म, जिसको हम एक्सोप्लाज्म कह रहे हैं, वो प्रेजेंट होता है, और इसकी सराउंडिंग में नर्व मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिसको हम एक्सोलीमा कह रहे होते हैं। अब जो भी आपकी नर्व की कंडक्शन होनी होती है वो इस नर्व मेम्ब्रेन की मदद से हो रही होती है। ठीक है, फर्दर कहते हैं कि कुछ सेल्स के अंदर इस नर्व मेम्ब्रेन की सराउंडिंग में एक और शीट आ जाती है, एक और लेयर आ जाती है, जो कि एक इंसुलेटिंग लिपिड रिच लेयर होती है, जिसको हम माइलिन शीट कह रहे होते हैं। ये माइलिन शीट एक्चुअल में किसकी बनी हुई होती है? ये श्वान सेल्स की बनी हुई होती है, और श्वान सेल्स को इलोंगेट करके आपकी सेल मेम्ब्रेन की इस नर्व मेम्ब्रेन की सराउंडिंग में फेरा हुआ होता है, तो वो एक माइलिन की शीट बन जाती है, जिसकी डिटेल अभी खैर हम नीचे देख लेंगे। अच्छा अब जो भी चेंजेस आने हैं आपकी नर्व मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से आपकी नर्व की एक्साइटेबिलिटी होनी है और नर्व की कंडक्शन होनी है। सही हो गया। अच्छा नीचे आते हैं कि नर्व सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? कहते हैं 70 to 80 एंगस्ट्रॉम की इसकी थिकनेस होगी। अच्छा अब नीचे चलते हैं। नीचे इन्होंने इसी का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि हमें वैसे भी पता है मेम्ब्रेन क्या, एक लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर आपके इस तरह के चैनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली जब भी आपके सोडियम आइंस बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपकी नर्व की जो इम्पल्स है वो जनरेट होना शुरू होगी। रेस्टिंग पे कहते हैं नॉर्मली जो है वो आपकी नर्व मेम्ब्रेन जो है वो रेजिस्टेंट होती है टू एनी चेंजेस इन दी आयन कंसंट्रेशन, के ऊपर से अंदर और अंदर से बाहर जो है वो आपके आयंस चेंज नहीं हो रहे होते। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस की मदद से क्या होता है कि आपके बाहर से आयंस अंदर जाने लग जाते हैं। कौन से आयंस अंदर जाएंगे? सेल के सोडियम आयंस। सोडियम आयंस सेल के अंदर जाएंगे। सोडियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और आपकी जो ये सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जब भी बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होने लग जाएगा, यानी कि आपकी जो नर्व मेम्ब्रेन है वो हम कहते हैं डीपोलराइज होने लग जाती है। पहले वो पोलराइज होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव, देन वो जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो डीपोलराइज होने लग जाएगी। अच्छा अब ये सारी बात जो है ये हमने एक क्या पढ़ लिया, समरी से पढ़ लिया किस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो रही होती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे जो बताई हुई है माइलिन शीट के बारे में। कहते हैं किस तरीके से कवर्ड होता है। श्वान सेल्स को अगर हम स्पायरली रैप कर दें सराउंडिंग में आपकी नर्व मेम्ब्रेन के एक्सोन के सराउंडिंग में, तो वो एक माइलिन शीट बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपको वो एक तो वो इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, दूसरा जितने जितने गैप्स पे ये आपकी शीट प्रेजेंट होगी वहाँ पे हम कह देते हैं कि आपके नोड्स बनने लग जाते हैं, जिसको हम नोड्स ऑफ रेनबेयर कह रहे होते हैं। इसकी अगर हम शेप देख लें नीचे तो हमें ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाएगी। इस तरीके से ये आपके एक्सॉन के ऊपर एक श्वान सेल की लेयर जो है वो स्पाइरल हुई भी होती है, और जितने जितने गैप पे ये प्रेजेंट होगी यहाँ पे जो नर्व मेम्ब्रेन जो एक्सपोज्ड एरिया होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? नोड्स ऑफ रेनबेयर कह रहे होते हैं। उसके अलावा जो आपके अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर इस तरीके की कोई शीट वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी। अब एक बात जो यहाँ पे याद करने वाली है, समझने वाली है, वो ये है कि जो भी आपकी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं उनके अंदर नर्व कंडक्शन जो है वो फास्टर होती है, यानी कि वहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है वो फास्टर मूव करेगी एज कम्पेयर टू आपकी अनमाइलिनेटेड शीट। क्योंकि जो भी आपकी अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होंगी वहाँ पे आपकी नर्व कंडक्शन जो है वो सिंपल एक कंटिन्यूस मैनर में पास हो रही होगी। ठीक है, इसकी डिटेल अभी वैसे आगे भी आएगी। जबकि जो भी आपकी माइलिनेटेड फाइबर्स होंगी वहाँ पे नर्व कंडक्शन जो है वो सिर्फ उन एरियाज में होनी है जो कि आपके एक्सपोज्ड एरियाज हैं, जहाँ पे आपकी माइलिन शीट कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी नर्व इम्पल्स है वो जंप करती हुई जाएगी।
ठीक है, सॉल्टेटरी मैनर में जिसको हम कहते हैं, जंप करती हुई आपकी इम्पल्स जाएगी, तो यहाँ पे आपकी इम्पल्स फास्टर जनरेट होगी, फास्टर जनरेट नहीं सॉरी फास्टर ट्रेवल करती है। अच्छा, अब नीचे ये क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर्स का एक टेबल आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारी फाइबर क्लासेस आती हैं जो ए, बी और सी हैं। उसकी सब क्लास में आपके पास ए में ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा और एक डेल्टा आ जाती हैं, ठीक है। ये चारों की चारों जो है वो माइलिनेटेड होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, क्योंकि ये आपकी सारी पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हैं, तो इनका काम है आपके मसल से, आपके जॉइंट से, आपकी स्किन वगैरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है। उसके अलावा जो सी फाइबर होती है वो दोनों यहाँ पे हमारे पास अनमाइलिनेटेड होंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतनी बात पढ़ने वाली थी, समझने वाली थी, और आपने इनका फंक्शन देख लेना है। स्पीड जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जो माइलिनेटेड होंगी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे जैसे अनमाइलिनेटेड आएंगी उनकी स्पीड कम होती चली जाएगी। उसके अलावा थिकनेस पे भी आपकी स्पीड डिपेंड कर रही होती है, जितनी ज़्यादा थिकर आपकी फाइबर होती है उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड ज़्यादा होती है नर्व इम्पल्स के ट्रेवल की। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये एक और टेबल दिखाया हुआ है, इसी का ही है। यहाँ से मुझे याद करना थोड़ा इजी लगता है, वो ऊपर वाला टेबल तो मैं यहाँ से पढ़ लेती होती हूँ इसको, ठीक है। तो आप भी इस टेबल को यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। नीचे अब जो हमने और फर्दर बात करनी है वो इम्पल्स जनरेशन के बारे में ही थोड़ी सी बात करेंगे। एक थोड़ी सी बस समरी पढ़ लेते हैं इसकी, जिसके अंदर हमें वो बताते हैं कि आपकी जो नर्व मेम्ब्रेन है वो नॉर्मली एक रेस्टिंग पोटेंशियल पे होती है, जो कि होता है -70 मिलीवॉट्स का रेस्टिंग पोटेंशियल। जैसे ही वहाँ पे आपका कोई स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस क्या करता है, इनिशियली स्लो डीपोलराइजेशन करवाता है आपकी नर्व की। स्लो डीपोलराइजेशन से मुराद है कि जैसे ही बाहर से अंदर पॉजिटिव आइंस आना शुरू होंगे सोडियम के, तो ये -70 से उठ के आपका जो पोटेंशियल है ये कहाँ तक चला जाता है, 50 तक चला जाता है, 55 तक चला जाता है। जब ये -55 तक पहुँचता है, वो होता है हमारा एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या फायरिंग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जिसके ऊपर क्या होता है, आपके बहुत सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोडियम आइंस जो हैं वो अंदर आने लग जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा सोडियम आइंस अंदर आएंगे, उससे ये होता है कि अब आपका जो पोटेंशियल है, अब आपकी नर्व क्या होगी, अब आपकी नर्व जो है वो डीपोलराइज हो गई है। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या, सॉरी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो +40 हो गया हुआ है। इस टाइम पे आपकी नर्व की एक्टिवेशन हो गई हुई है। अब होता क्या है कि जब एक दफ़ा एक्टिवेशन हो जाती है, इसके फ़ौरन बाद जो है वो आपकी दोबारा से रीपोलराइजेशन होगी, जिसके अंदर अब आपके दोबारा से कैल्शियम के सॉरी पोटेशियम के अब चैनल्स ओपन हो जाएंगे और अब पॉजिटिव पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर जाने लग जाएंगे। जब पॉजिटिव पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर जाएंगे तो दोबारा क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लग जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अब इस टोटल इम्पल्स जनरेशन में, इस टोटल चेंज में कितना टाइम लगता है, कहते हैं 1 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, जिसके अंदर जो आपका स्टेप 1 था वो टोटल जो स्टेप 1 जो कि डीपोलराइजेशन का स्टेप था वो टोटल 0.3 मिलीसेकंड्स ले रहा था, और जो रीपोलराइजेशन है वो 0.7 सेकंड्स टोटल ले रही थी। साइड पे एक टेबल बताया हुआ है, वो हमें वैसे पता है। पोटेशियम ज़्यादा आपके इंट्रासेलुलरली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सोडियम एक्स्ट्रासेलुलरली ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए सोडियम ने बाहर से अंदर आना था पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए, और पोटेशियम ने अंदर से बाहर जाना था दोबारा से अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि पोटेशियम सेल बॉडी के अंदर ही ज़्यादा होता है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन का टाइम। तो अब एट दी एंड क्या हुआ है, एट दी एंड ये हुआ है कि उस साइड के अंदर सोडियम अब ज़्यादा है क्योंकि बाहर से अंदर आया था, और पोटेशियम अब कम है। तो ये सारी मूवमेंट तो हुई थी पैसिवली, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरीके की हैं, आपका बस चैनल्स ओपन हुए थे और सारे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ये मूवमेंट्स होने लग गई थी। अब क्या होगा, अब चूंकि अब सारा अमाउंट जो है रिवर्सिबल मतलब उल्टी हो जाएगी, तो अब आपके एक्टिव गेट्स ओपन होंगे, जिसके अंदर अंदर से सोडियम को बाहर भेजा जाएगा एक्टिवली एटीपी यूज़ करते हुए, ताकि सोडियम अपनी जगह पे सही पहुंच जाए, और पोटेशियम को बाहर से अंदर लेके आया जाएगा, ठीक है। ये हमारा वो वाला टाइम होता है जिसको हम कहते हैं आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक इसके अंदर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, जिसके अंदर आपकी इम्पल्स जनरेशन जो है वो दोबारा पॉसिबल नहीं होती फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, यही बात उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ नर्व कंडक्शन में सारी एक्सप्लेन की हुई है, जो मैंने आपको बता दिया। रेस्टिंग स्टेट में भी वही वाली बातें बताई हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, कि स्लाइटली परमेबल होती है आपकी वॉल टू सोडियम, फ्रीली परमेबल होती है टू कैल्शियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम तब अंदर आएगा जब आपको स्टिमुलस आएगा, रेस्टिंग पे वैसे नॉर्मली आपका सोडियम अंदर नहीं आ रहा होता।
ये नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है आपकी सारी स्टेजेस, जो कि जब आपके सोडियम चैनल क्लोज्ड हैं तो अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। और उसके बाद जब सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो भी अंदर क्या है, अंदर आपका नेगेटिव पॉजिटिव ही चार्ज है, क्योंकि इस दौरान सोडियम ज़्यादा अंदर है। इस दौरान आपके एटीपी वाले गेट्स ओपन होंगे और वो अंदर से सोडियम को सारे बाहर भेजेंगे ताकि अंदर दोबारा से नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो सके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने सारी बात कर ली कि नर्व इम्पल्स की जनरेशन किस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे कि नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल किस तरीके से करती है, उसकी कंडक्शन किस तरीके से होती है। उसको समझने के लिए कहते हैं कि जब भी आपकी किसी एक एरिया में डिपोलराइजेशन होगी, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, तो कुछ आपके जब जैसे सोडियम आइंस अंदर आते हैं तो कुछ वो सोडियम आइंस जो हैं वो ट्रेवल करके आपके साथ वाले एरिया में भी चले जाते हैं। ठीक है, नर्व की साथ वाले एडजेसेंट एरिया में भी चले जाएंगे। तो जब वो सोडियम आइंस थोड़े से साथ वाले एरिया में जाएंगे तो उससे क्या होगा, उस साथ वाले एरिया का थ्रेशोल्ड लेवल रीच हो जाएगा, क्योंकि अंदर वहाँ वाले एरिया में भी -70 मिलीवॉट्स का नर्व इम्पल्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। तो जब वहाँ पे कुछ पॉजिटिव आइंस जाएंगे तो वो भी हो सकता है -60 तक चला जाए, -50 तक चला जाए। और जब भी ये वाला थ्रेशोल्ड रीच होता है तो फौरन से क्या होता है, आपके सारे सोडियम के गेट्स ओपन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोडियम इनसाइड आने लग जाता है। तो इससे क्या हुआ, वो जो साथ वाला एरिया है वो भी अब डिपोलराइज हो जाएगा और जो पिछला एरिया था वो अब अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड में होगा, यानी कि जिसके अंदर इम्पल्स जनरेशन नहीं पॉसिबल फॉर दैट टाइम पी। अब इस वाले एरिया से अगेन यही होगा कि कुछ सोडियम आइंस जब इतने सारे अंदर आए थे तो वो साथ वाले एरिया में चले गए, जो रेस्टिंग में था अब वो भी पोलराइज हो जाएगा, वहाँ पे भी आपका नर्व इम्पल्स चली जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी नर्व इम्पल्स एक साइड पे जनरेट होती है ड्यू टू स्टिमुलस, वो पूरी नर्व के थ्रू पास करती 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 आपकी कहाँ तक जाती है, आपके ब्रेन तक जाती है और वो नर्व आपको वहाँ पे जो भी सेंसेशन है वो फील करवाती है। और ये जो नर्व प्रोपोगेशन है ये सिर्फ सिंगल साइडेड होती है, ये पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि जो बिल्कुल पिछला जोन होगा वो उस टाइम पे रिफ्रैक्टरी जोन में होगा, तो नर्व जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इम्पल्स जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हुई जाती है। अच्छा, यही बात इन्होंने यहाँ पे भी बताई हुई है। कहते हैं कि जैसे ही आपकी प्रोपोगेशन हो रही होगी तो जो भी आपका इनिशियल स्टिमुलस होगा वो साथ वाले एरिया के अंदर भी करंट फ्लो करवाएगा, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे 15 मिलीवॉट्स तक डिक्रीज आ जाएगा आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो वो एक थ्रेशोल्ड तक रीच कर जाएगा, जो कि आपके सारे चैनल्स को खोल देगा और वहाँ पे आपकी इम्पल्स जो है वो चलने लग जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर इम्पल्स स्पीड की नेक्स्ट बात आती है। तो हमें पता है जो आपकी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं वहाँ पे जो स्पीड जनरेशन है वो बहुत ही स्लो होती है एज कम्पेयर टू आपकी माइलिनेटेड, जो कि इन्होंने यहाँ पे फिगर में दिखा दिया हुआ है। ऊपर जो है वो उन्होंने अनमाइलिनेटेड दिखाई हुई है, वहाँ पे इम्पल्स एक एक एरिया में करके पास हो रही है। ठीक है, यानी कि एक एडजेसेंट एरिया पोलराइज हुआ, फिर साथ वाला पोलराइज हुआ, फिर आगे आगे जा रही है। लेकिन जो आपकी माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं वहाँ पे चूंकि एक एरिया में फुल माइलिन कवर होता है और वो इंसुलेटेड एरिया होता है, यानी कि उस एरिया में आपकी नर्व फाइबर्स एक्साइट नहीं हो सकती क्योंकि उनके ऊपर एक इंसुलेटिंग शीट आ गई हुई है। तो जो जो एरियाज अनकवर्ड होते हैं जिनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कह रहे थे, उन एरियाज में आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो क्या कैसी उछलती हुई एक तरीके से, जिसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी मैनर में पास करती हुई जाती है। तो इस वजह से जो आपकी जो माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं उनके अंदर जो ट्रेवल की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। फर्दर कहते हैं कि जो भी माइलिनेटेड फाइबर्स होंगी चूंकि उसके ऊपर एक थिकनेस आई हुई है एक लेयर की, तो आपकी जो टोटल एक्सॉन की जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए आपकी माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, इस वजह से और उनके अंदर जो ट्रांसफर का जो रेट होता है इम्पल्स का वो बढ़ जाता है। अब ऊपर दिखा दिया हुआ उन्होंने, कहते हैं जो स्प्रेड ऑफ इम्पल्स है इन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, जो कि कौन सी फाइबर्स थी, सी फाइबर्स थी। मैंने आपको बताया, याद रखना है कि सी फाइबर्स जो है वो आपकी अनमाइलिनेटेड होती हैं। वहाँ पे कितनी स्पीड है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है, एज कम्पेयर टू आपकी ए फाइबर्स ए अल्फा और ए बीटा, उनकी क्या स्पीड होती है 14.8 टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नीचे वही सारी बात की हुई है जो मैंने आपको बता दी हुई है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में जिस तरीके से इम्पल्स ट्रेवल कर रही होती है उसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि ये तो हमने सारी एक फिजियोलॉजी पढ़ ली, एक रिवाइज कर ली। लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे किस पॉइंट पे आके एक्ट कर रहा होता है वो बात हमने पढ़नी है। अच्छा, ये मोड एंड साइड ऑफ लोकल एनेस्थीसिया पढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने ऊपर बात मेंशन की हुई है, मुझे यहाँ पे नज़र आ गई, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। वो ये है कि जब भी कहते हैं आपने किसी भी माइलिनेटेड नर्व फाइबर को अगर एनेस्थेटाइज करना है तो उस केस में अगर आपका एक नोड आपका एनेस्थेटाइज है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सेवरल एरियाज जो हैं नोड्स के एनेस्थेटाइज करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स का तरीका है वो सेल्टेटरी, मतलब एक तरीके से उसने जंप करके जाना है। तो अगर एक एरिया एनेस्थेटाइज है तो वो उस फुल एरिया को जंप करके आगे भी जा सकती है और वहाँ पे जो करंट जनरेशन है वो
हो जाएगी और आपकी इम्पल्स जो है वो जारी रहेगी, ठीक है। तो इस केस में कहते हैं आपको बेयर मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 8 to 10 mm यानी कि मिलीमीटर ऑफ नर्व एरिया जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट से कवर करना होगा, तब जाके आपकी फुल कंप्लीट ब्लॉकेज होगी। यानी कि जब इतना एरिया सारा कवर्ड हो जाएगा देन चांसेस हैं कि इस रीजन से आपकी नर्व इम्पल्स जो है वो जंप करके आगे वाले नोड तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये इतना जो एरिया है कवर करना होता है, एनेस्थेटाइज करना होता है, ताकि आपकी नर्व इम्पल्स रुक सके माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के केस में। तो ये एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोड एंड साइड ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक्स किस किस एरियाज में किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। नंबर 1 वो क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको ऑल्टर कर दें, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो ज़्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा टू रीच द थ्रेशोल्ड लेवल। आप क्या तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें, यानी कि अगर थ्रेशोल्ड जो है वो 50 के बजाय 60 के बजाय 20 हो जाए तो बहुत मुश्किल से वो 20 पहुंचेगा, तब जाके आपके वो सारे कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। उसके अलावा कहते हैं डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, जो डीपोलराइजेशन होनी है उसके रेट को कम कर दें, या जो रीपोलराइजेशन होनी है उसके रेट को प्रोलॉन्ग कर दें, यानी कि वो बहुत टाइम में जाके रीपोलराइजेशन हो। अच्छा, अब कहते हैं जो मेनली जो आपके लोकल एनेस्थीसियाज एक्ट कर रहे होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं बाय स्लोइंग द रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, यानी कि जो सेल की जो डीपोलराइजेशन होनी थी जिससे आपके जो नर्व फाइबर्स हैं वो आपके थ्रेशोल्ड तक पहुंचने थे, उस वाले जो सारे प्रोसीजर है उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आपके थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाता ड्यू टू स्लो डीपोलराइजेशन, तो आपकी जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन है वो नहीं होती, ठीक है। ये मेन तरीका है इसका लोकल एनेस्थीसिया का काम करने का। अब कहते हैं वेयर डू लोकल एनेस्थीसिया वर्क। अब इसके अंदर किस साइट पे जाके मेम्ब्रेन के अंदर आपके लोकल एनेस्थीसिया एक्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने टोटल जो है ना 5 थ्योरीज बताई हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 एक्सेप्टेबल हैं, 3 एक्सेप्टेबल नहीं है। इन 3 के जो नहीं एक्सेप्टेबल उनके सिर्फ हम नेम्स पढ़ेंगे, ताकि अगर एमसीक्यू में आते हैं ये तो आपको पता हो किसको हमने नहीं टिक करना, ठीक है। तो जो एक्सेप्टेबल थ्योरीज नहीं है उसके अंदर आपकी एक एसिटाइल कोलिन थ्योरी आ जाती है। उसके अलावा आपकी कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी आ जाती है और आपकी सरफेस चार्ज थ्योरी आ जाती है, ठीक है। ये 3 जो थ्योरीज हैं ये आपकी एक्सेप्टेबल थ्योरीज नहीं है। जो थ्योरीज आपकी एक्सेप्टेबल हैं जिसके अकॉर्डिंगली लोकल एनेस्थीसिया वर्क करता है उनको अगर हम पढ़ें तो एक आपकी आ जाती है मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी, ठीक है। और उसके बाद आपकी आती है यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। ये 2 जो थ्योरीज हैं ये आपकी एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं। जो आपकी मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो लोकल एनेस्थीसिया है वो जाके बाइंड होता है आपकी मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक पार्ट पे। मेम्ब्रेन का हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा था, लिपिड बायलेयर के अंदर जो अंदर वाला पार्ट था जो कि आपस में एक दूसरे के सामने कनेक्टेड वाले पार्ट थे, वो आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट थे। और बाहर कौन सा पार्ट था जो कि सर्कल होता है, वो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट था। तो जो आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं, जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, वहाँ पे जाके आपका लोकल एनेस्थीसिया अटैच होता है और क्या करता है, आपकी नर्व मेम्ब्रेन की शेप के अंदर चेंज ले आता है, यानी कि आपकी नर्व मेम्ब्रेन की शेप को काफ़ी बल्की कर देता है, जिसकी वजह से आपकी सोडियम की जो परमेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि ऊपर की अगर हम फिगर में भी देखें, दिखाया हुआ उन्होंने कि नॉर्मली आपकी लिपिड बायलेयर इस तरीके की है कि ईजिली आपका जो सोडियम आइंस हैं वो अंदर आ सकते हैं, लेकिन ड्यू टू दी अटैचमेंट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया अब ये जो मेम्ब्रेन है ये बल्की हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये बल्की हो जाती है तो आपके यहाँ से चैनल जो है वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा और आपके सोडियम आइंस की जो एक इनफ्लक्स है वो आपका ऑल्टर हो जाता है। तो ये तो आपकी हो गई आपकी पहली थ्योरी, जो कि जहाँ पे उन्होंने एक वो बताया हुआ भी है जो कि इस तरीके से एक्ट कर रहा होता है आपका लोकल एनेस्थीसिया, वो बेंजोकेन, ठीक है। बेंजोकेन का जो ड्रग है वो इसी तरीके से एक्ट करता है कि वो आपके मेम्ब्रेन के अंदर जाके अटैच हो जाता है और वो आपकी मेम्ब्रेन की शेप को ऑल्टर करा देता है, जिसकी वजह से सोडियम की कंडक्शन रुक जाती है और देन अल्टीमेटली न्यूरल एक्साइटेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। अच्छा, आगे आते हैं, नेक्स्ट आपके पास आती है स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी ये कहती है कि आपका ये जो लोकल एनेस्थीसिया है वो कहीं मेम्ब्रेन के अंदर जाके ऐसे हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ जाके अटैच नहीं होता, बल्कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होता है सोडियम चैनल के, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे भी ये होगा कि जब वो आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाता है तो वो आपके सोडियम चैनल को ओपन ही नहीं होने देता, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया आपको सोडियम चैनल्स को जब ओपन ही नहीं होने देगा, देन अगेन सोडियम की इंडक्शन नहीं होगी, सोडियम की इंडक्शन नहीं होगी तो नर्व की एक्साइटेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फर्दर कहते हैं कि आपके लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो क्लासिफाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ रिसेप्शन, यानी कि किस किस साइट पे सोडियम चैनल की भी किस साइड पे जाके उसने अटैच होना है, इसके अकॉर्डिंगली भी क्लासिफिकेशन है।
तो 4 साइट्स अवेलेबल होती हैं जिनके ऊपर जाके आपका जो लोकल एनेस्थीसिया है वो अटैच हो सकता है। कहते हैं विद इन द सोडियम चैनल जाके अटैच हो सकता है, यानी कि सोडियम चैनल के बिल्कुल अंदर जाके अटैच हो जाए, सोडियम चैनल की आउटर सरफेस पे जाके अटैच हो जाए, सोडियम चैनल के एक्टिवेशन गेट और उसके इनएक्टिवेशन गेट के ऊपर जाके अटैच हो जाए। जो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन वाले हैं वो तो हमारे लिए काम की नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों ही स्कॉर्पियन के वेनम में होते हैं, तो जो भी स्कॉर्पियन का वेनम है वो इन दोनों गेट्स पे जाके अटैच हो रहा होता है। जबकि आपके जो बाकी एनेस्थेटिक्स होते हैं वो आपके या तो सोडियम चैनल के विद इन अटैच होंगे और सोडियम चैनल को ओपन होने से रोकेंगे, या वो आउटर सरफेस पे अटैच होंगे और सोडियम चैनल को ओपन होने से रोकेंगे, जिसकी वजह से आपकी नर्व की कंडक्शन रुकेगी। अच्छा, यहाँ पे ये एक फुल सीक्वेंस में बता देते हैं कि किस तरीके से जो लोकल एनेस्थीसिया है वो नर्व ब्लॉक कंडक्शन में काम कर रहा है। कहते हैं कि जो आपके सोडियम चैनल्स होते हैं ना, जिनके ऊपर जाके इस लोकल एनेस्थीसिया ने बाइंड करना है, एक्चुअल में कौन सी पोजीशन में बाइंड करना होता है, वो बाइंड करता है आपके कैल्शियम आइंस जहाँ पे बाउंड हुए हुए होते हैं। ठीक है, कहते हैं आपका जो सोडियम के गेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम आइंस जो हैं वो बाउंड हुए हुए होते हैं। जैसे ही वो कैल्शियम आइंस जो है रिलीज होते हैं तो आपके वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम का जो इन्फ्लक्स है वो शुरू हो जाता है, यानी कि सोडियम के लिए परमेबिलिटी उन चैनल्स की बहाल हो जाती है। लेकिन अब लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, लोकल एनेस्थीसिया इस कैल्शियम आइन को डिस्प्लेस करके खुद वहां जाके बैठ जाता है उस एरिया में जहाँ पे कैल्शियम आइंस ने प्रेजेंट होना था। तो जब वो कैल्शियम आइन रिलीज ही नहीं होते तो वो सोडियम चैनल खुलता ही नहीं है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर जो है वो चलना है लोकल एनेस्थीसिया की नर्व के ब्लॉकेज में। ठीक है, यहाँ से हम ये सीक्वेंस पढ़ लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कराता है कैल्शियम आइंस की फ्रॉम सोडियम चैनल्स रिसेप्टर साइड्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपकी बाइंडिंग ऑफ लोकल एनेस्थीसिया हो जाती है उस रिसेप्टर साइड के ऊपर, विच प्रोड्यूसेस, अब क्या होगा, सोडियम चैनल का ब्लॉकेज हो जाएगा, क्योंकि अब सोडियम चैनल खुलेगा ही नहीं, क्योंकि कैल्शियम के रिलीज से सोडियम चैनल ने खुलना। तो जो आपका सोडियम चैनल था वो ब्लॉक हो गया। जब सोडियम चैनल ब्लॉक हुआ तो सोडियम की कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गई। जब सोडियम की कंडक्शन नहीं हुई तो जो आपकी नर्व थी वो डीपोलराइज नहीं हुई। ठीक है, जब डीपोलराइज नहीं हुई तो क्या हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच नहीं हुआ। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच नहीं हुआ तो आपकी प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल नहीं हुई और आपकी जो कंडक्शन है वो ब्लॉक हो गई। तो ये इस तरीके से आपके लोकल एनेस्थीसिया ने क्या किया है, नर्व का ब्लॉकेज करवाया है। तो ये सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी थी फिजियोलॉजी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि हम ये बेसिक 8 स्टेप्स समझ सकें कि लोकल एनेस्थीसिया कहाँ पे अटैच होकर किस तरीके से आपकी कंडक्शन को जो है वो ब्लॉक करवा रहा होता है। अब हम यहाँ से आगे चल सकते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आपकी एक्टिव फॉर्म्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया के मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर जो समझने वाली बातें हैं ना वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल हैं और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से सारी वही वाली बातें पढ़ेंगे जिसका अगर एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप सारे एमसीक्यूज़ जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना मैं बता रही हूँ इतना अगर आप एक दफ़ा समझ लें अच्छे से तो ये वाला टॉपिक जो है सही से कवर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं कि जो भी आपके लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि इंजेक्टेबल होते हैं वो मोस्टली टर्शरी अमाइंस होते हैं। सिर्फ कुछ जो है वो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, जैसे कि प्रिलोकेन और हेक्सिलकेन। ठीक है, तो ये बातें सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे कहते हैं कि जो आपका लार्जेस्ट पोर्शन होता है किसी भी एक लोकल एनेस्थेटिक का वो लिपोफिलिक पार्ट होता है। लिपोफिलिक पार्ट से मुराद हुआ कि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि वाटर हेटिंग पार्ट होगा, लिपिड लविंग पार्ट होगा, और उसका जो दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर आपके लोकल एनेस्थेटिक में वो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब इसकी चेन की एक तरफ जो है वो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है लोकल एनेस्थेटिक का और दूसरी तरफ लिपोफिलिक पार्ट है। ठीक है, अब ये थोड़ी बात तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता है। नीचे चलते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, जो भी आपके लोकल एनेस्थेटिक्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब जो हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक और लिम्फोफिलिक दोनों पार्ट्स होंगे। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इसका वो एक अमाइनो डेरिवेटिव होता है, एथाइल अल्कोहल से आ सकता है और एसिटिक एसिड से आ सकता है। उसके अलावा इनके दरमियान में, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये एस्टर भी हो सकती है और ये अमाइड लिंकेज की भी हो सकती है। अब ये जो एस्टर और अमाइड है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है आपके जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो या तो अमाइनो एस्टर्स होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमें पता है आपकी अमाइनो डेरिवेटिव्स है वो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, या वो आपके अमाइनो अमाइड्स होते हैं। ठीक है, जो एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो कहते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं आपकी एक्वस सॉल्यूशन में डल के, और जो आपके अमाइड लिंक लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो ज़्यादा से रेजिस्टेंट होते हैं टू हाइड्रोलिसिस। तो ये बात हो गई इसके अंदर। अब कौन कौन से जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनके नेम्स क्या हैं, वो भी हम नेक्स्ट पेज पे भी पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि आपके जो भी लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो मेनली होते हैं बेसिक।
ठीक है। और चूंकि वो बेसिक होते हैं, वो वाटर के अंदर प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होते और वो अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो अब इनको हमें तो इनको सोल्यूशन फॉर्म में स्टेबल रखना है, क्योंकि जो भी इंजेक्शंस होते हैं वो आपकी सोल्यूशन फॉर्म में ही होते हैं। तो कहते हैं जो भी इंजेक्शंस आपके सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं उनके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा एक एसिड, ठीक है। और उस एसिड के डालने से हम उनको बना देते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स की, वो सॉल्ट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जो भी हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं एक्चुअल में वो एक हाइड्रोक्लोराइड की सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि लाइडोकेन हाइड्रोक्लोराइड और आर्टिकेन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ताकि वो आपके स्टेराइल वाटर में सॉल्युबल रहें और उसके अंदर वो स्टेबल रहें, ठीक है। यहाँ तक हमने बस इतनी बात पढ़ी कि लोकल एनेस्थेटिक्स बेसिक थे और उनको स्टेबल रखने के लिए हमने उनको एसिड के साथ जो है मिक्स कर दिया था। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं जो भी पीएच ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक होता है और जो पीएच ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकल एनेस्थेटिक्स की वर्क करने में। कि अगर सराउंडिंग टिश्यू का अगर कभी भी पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा, जो कि मेनली इन्फेक्शन की सूरत में या इन्फ्लेमेशन की सूरत में होता है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो वर्क नहीं करते। अब इसकी भी ज़रा डिटेल आएगी नीचे जाके, जो भी हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, नीचे बात करते हैं। कहते हैं नॉर्मली जो पीएच होता है जिसके ऊपर लोकल एनेस्थेटिक्स बेस्ट वर्क करते हैं वो होता है 7.4 का पीएच। और जो इन्फ्लेम्ड इन्फेक्शियस एरिया होता है वहाँ का जो लोकल एनेस्थेटिक की वजह से जो एरिया बन जाता है, सॉरी, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पीएच बन जाता है वो 5 to 6 हो जाता है, जहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक सही से काम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे नीचे और कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर नहीं की हुई। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे दोबारा कॉन्सेप्चुअल बातें आती हैं। कहते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स थे वो आपके पास एक एसिड सॉल्ट की फॉर्म में मौजूद थे, ठीक है। तो अब जब भी एक सोल्यूशन में होंगे तो ये जब डिसॉल्व होंगे इन वाटर तो ये दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एक इक्विलिब्रियम है ना उसके अंदर ये साइमल्टेनियसली एक्सचेंज हो रहे होंगे। एक होंगे आपके अनचार्ज मॉलिक्यूल्स आरएन, जिसको हम कह रहे हैं, जो कि आपकी बेस होगी, जो कि लोकल एनेस्थेटिक की बेस है, ठीक है। और जो उसका सॉल्ट वाला पार्ट होगा, जब वो किसी भी सॉरी जब जो उसका एसिड वाला पार्ट होगा, जब भी वो एच से मिलेगा, जो कि एसिड होता है, H+ आइन से जब भी वो मिलेगा, कैटाइन से वो मिलेगा, तो वो क्या बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बना देगा, जो कि ये एक सॉल्ट है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कैटाइन। तो अभी जो याद करने वाली बात है वो हमारे लिए ये इक्वेशन याद करने की बात है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो इस इक्विलिब्रियम में जो हैं वो राइट टू लेफ्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं जब भी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक का मतलब एच आइन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। जब भी एच आइन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये जो इक्विलिब्रियम है टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब टुवर्ड्स द लेफ्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से रहेंगे, आपकी कैटाइन के ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये RNH+ वाले ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई, यानी कि कैटाइनिक फॉर्म जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये बात हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पीएच रेज होगा, ठीक है, जब पीएच सराउंडिंग टिश्यू का रेज होगा तो एच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये कैटाइनिक फॉर्म जो है वो ज्यादा होगा। अब ये जो कैटाइनिक फॉर्म होती है ना, ये मसला ये करती है कि ये आपके सेल के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इसको समझने के लिए हम ये 1.19 वाली फिगर देख लेते हैं। इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि जब आपका नॉर्मल पीएच है 7.4 का पीएच है, ये आपका इक्विलिब्रियम जो है रीच हुआ हुआ है, जिस भी तरीके से ये कैसे हुआ हुआ है ये भी अभी हम डिटेल में जाते हैं। तो जिस कंपाउंड ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना है ना, वो होना है आरएन, यानी कि आपकी बेस ने अंदर जाना है, आपकी जो चार्ज फॉर्म होती है वो अंदर नहीं जाती। तो जब पीएच डिक्रीज हो जाएगा, जब पीएच डिक्रीज होगा, एसिडिक होगी, एसिडिक का मतलब है वहां पे पॉजिटिव एच आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। जब पॉजिटिव एच आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा होगा और आरएन बेस कम होगी। तो आपके पास कम कंपाउंड्स होंगे लोकल एनेस्थेटिक के जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सके। कहते हैं जब एक दफा सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपकी ये आरएन मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं, देन अगेन अंदर जाके जो आपकी इंट्रासेलुलर पीएच होता है उसके अकॉर्डिंगली दोबारा उसको कुछ एच आइंस मिलते हैं, कैटाइनिक आइंस मिलते हैं, और ये आरएन मॉलिक्यूल्स जो हैं दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी कैटाइनिक फॉर्म में, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आए थे, अंदर आके वो दोबारा कन्वर्ट होंगे इनटू कैटाइंस। और अब ये जो कैटाइन है ये इंटरेक्ट करता है आपके प्रोटीन चैनल्स के साथ और प्रोटीन चैनल्स के साथ जाके ये बाइंड करता है, ठीक है। क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट था सारा समझने वाला कि जब भी सेल के अंदर किसी लोकल एनेस्थेटिक ने एंटर होना है तो वो एज अ बेस उसने अंदर एंटर होना है,
बेस ही एंटर हो सकती है, कैटाइन अंदर एंटर नहीं हो सकता। और जब बेस अंदर एंटर होती है देन दोबारा वो कैटाइन के अंदर बदलेगी और जो कैटाइन है वो प्रोटीन के साथ अटैच होगा, प्रोटीन चैनल के साथ, सोडियम चैनल के साथ अटैच होगा और वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा ताकि आपकी नर्व इम्पल्स की जनरेशन खत्म हो जाए। ठीक है, तो किस चीज ने कहाँ अटैच होना होता है, ये बात जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के लिए इंपॉर्टेंट था, ताकि अगर इसके ऊपर कोई भी एमसीक्यू आए तो आप इसको इसके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, नीचे जो है यही वाली बात बताई हुई है, कहते हैं अगर जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाए, यानी कि हायर पीएच हो जाए, अल्कलाइन पीएच हो जाए, तो इक्विलिब्रियम जो है वो फ्री बेस की तरफ चला जाएगा। जब ज़्यादा फ्री बेस होगी तो ज़्यादा फ्री बेस अंदर जाएगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड बात है। अब यहाँ पे एक टेबल जो दिया हुआ है, इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ना है कि आपके पास अमाइनो एस्टर्स एल कौन से होते हैं और अमाइनो अमाइड्स कौन से होते हैं। तो एस्टर्स के अंदर प्रोकेन आ जाएगा, प्रोक्सीकेन आ गया, टेट्राकेन आ गया, कोकेन आ गया और बेंजोकेन आ गया। ठीक है, और डिक्लोनाइन भी आ गया। अच्छा, उसके अलावा जो आपके अमाइड्स में आ जाता है, अमाइड्स में आपका लाइडोकेन आता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा एटीरोकेन, मेपिवकेन, बुपिवकेन, प्रिलोकेन, ठीक है, और आर्टिकेन। तो ये वो अमाइड्स के हमारे एनेस्थेटिक्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, एक्शन और नर्व मेम्ब्रेन, यहाँ पे वही सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। कहते हैं 2 मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक के अंदर। एक, ड्रग का डिफ्यूज होना इनटू द नर्व शीट, मतलब अंदर आना सेल के, और दूसरा बाइंडिंग एट द रिसेप्टर साइड इन द आयन चैनल। दूसरा, जब वो अंदर आ गया है तो वो आयन चैनल के साथ बाइंड करे ताकि सोडियम चैनल को ब्लॉक किया जाए। ठीक है, अब कहते हैं जो भी आपका अनचार्ज फ्री मॉलिक्यूल होता है उसका ही डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल होता है, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। अब नीचे जो है इसी बात को उन्होंने जरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट आ जाती है एमसीक्यूज के लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। कहते हैं जो पी के ए वैल्यू होती है ना आपके किसी भी एनेस्थेटिक की, हर एक एनेस्थेटिक की एक अपनी पी के ए वैल्यू है। ठीक है, कहते हैं जब भी पी के ए वैल्यू आपकी पीएच वैल्यू के इक्वल होगी या उससे कम होगी, तो जितना भी आपका जितना भी आपकी बेस थी ना वो सारी की सारी, सॉरी, जितना भी आपको लोकल एनेस्थेटिक है ना वो सारा का सारा बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टीचर उन्होंने यही बात की हुई है। कहते हैं जब भी आपकी पी के ए वैल्यू आपकी पीएच के साथ मैच कर रही होगी या उससे कम होगी तो सारा का सारा लोकल एनेस्थेटिक आपकी बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और सारी की सारी बेस फिर सेल के अंदर एंटर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी पी के ए वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपकी पीएच वैल्यू से आगे निकलती जाएगी तो अमाउंट नंबर ऑफ अवेलेबल बेस जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये कैसे उन्होंने फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये जो भी नीचे अभी एक इक्वेशन गुजरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने निकाला हुआ है। उस इक्वेशन को हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब भी पी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी, पी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी तो लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बेस अवेलेबल बेस जो है वो कम हो जाएगी। इतनी सी बस बात हमें याद करने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन थ्योरी जो इन्होंने सारी बातें बताई हुई हैं वो कहा हुआ है कि अगर एक कोई 1000 मॉलिक्यूल्स अगर आपके इंसर्ट होते हैं फॉर लोकल एनेस्थीसिया और वहाँ का पी के ए वैल्यू जो है उसकी 7.9 यानी कि ज़्यादा है, तो सिर्फ 250 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेस के अंदर कन्वर्ट होंगे और 250 मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होंगे। बाकी 750 जो हैं वो अभी नहीं कन्वर्ट होंगे। कहते हैं जब 250 अंदर चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स, अब वो 750 के दोबारा से 25% कन्वर्शन होगी, जिसके अंदर कहते हैं 180 जो है वो कन्वर्ट होंगे और वो 180 मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ बात हम कर रहे हैं कि जब आपका पी के ए जो है वो 7.9 है, हम इसके अंदर किसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, हम एटिडोकेन की एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा जब तक सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो बेस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे और बेस से वो अंदर एंटर नहीं हो जाएंगे। अब इससे मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि जब पी के ए वैल्यू ज़्यादा है तो बहुत स्लो ऑनसेट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बेस के अंदर कन्वर्ट होने में। ठीक है, अगर पी के ए वैल्यू थोड़ा होगा तो सारी की सारी एक ही दफ़ा में सारी बेस कन्वर्ट हो जाएगी, वो बेस अंदर एंटर हो जाएगी। जब बेस अंदर एंटर होगी, आर एन फॉर्म अंदर एंटर होगी, तो इंट्रासेलुलरली क्या होगा, आर एन फॉर्म जो है वो आर एन एच के अंदर कन्वर्ट होगी और ये आर एन एच फॉर्म जो है एक चैनल के साथ बाइंड करेंगे और चैनल रिसेप्टर्स को जाके अल्टीमेटली ब्लॉक करवा देंगे। तो ये था आपके डिफ्यूजन और बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट चलता है लोकल एनेस्थेटिक के अंदर। अब नीचे इसकी लास्ट लाइन पे आ जाते हैं, कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक विद अ हाई पीके हैज फ्यू मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन द आरएन फॉर्म। ठीक है, जिसकी वजह से एट पीएच 7.4 जिसकी वजह से स्लो ऑनसेट होता है और प्रियोकेन का और ज़्यादा स्लो ऑनसेट होगा क्योंकि उसका 9.1 पीके है। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आपको एनेस्थेटिक दिया हुआ होगा, उसकी पीके ए वैल्यू दी हुई होगी, तो जिसकी पीके ए वैल्यू ज़्यादा होगी उसका ऑनसेट स्लो होगा। ठीक
ठीक है, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ये हमने समझ लिया, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट थी यहाँ की। आगे ये एक और फिगर दिखाई हुई है जिसके अंदर इफेक्ट बता रहे हैं डिक्रीज टिश्यू पीएच का ऑन द एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। अब इसके अंदर ये मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि अगर तो पीएच 6 है तो पहले कितने कन्वर्ट हो रहे थे मॉलिक्यूल्स, 1000 से 250 कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन अब पीएच बढ़ गया हुआ है तो एच की कंसंट्रेशन बढ़ गई हुई है, एच की वजह से सारा इक्विलिब्रियम इसी तरफ रहेगा, तो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स आरएन के कन्वर्ट होंगे बेस के अंदर, ये 10 मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, फिर ये 10 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 7.5 अवेलेबल होंगे, 7.5 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे रिसेप्टर्स के साथ बाउंड करने के लिए, ठीक है। तो सारा का सारा जो आपका प्रोसेस था लोकल एनेस्थेटिक का एक्ट करने का, वो सारा का सारा इसके अंदर स्लो हो गया हुआ है जब भी आपका पीएच जो है वो एसिडिक है, जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की सूरत में होता है। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि क्यों इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में आपका जो लोकल एनेस्थेटिक है वो वर्क नहीं कर रहा होता सही से। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, तो नीचे यही बात को वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से पीएच डिक्रीज होने पे आपका जो लोकल एनेस्थेटिक है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है। क्या कहते हैं, सम टोटल ऑफ द फ्यूअर आरएन मॉलिक्यूल जो है वो सक्सीड करते हैं क्रॉस करने पे, और फिर वो उनका जो टोटल नंबर बनता है वही जाके आपकी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कहते हैं एडिक्वेट ब्लॉकेज जो है वो नर्व का तब पॉसिबल नहीं हो पाता जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर आपको ज़्यादा कंसनट्रेशन में टिश्यू ज़्यादा कंसनट्रेशन में एलए देना होगा ताकि आपका अफेक्टिव हो सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है काइनेटिक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं बैरियर्स टू डिफ्यूजन ऑफ द सोल्यूशन। अब इसके अंदर हम ये एक डायग्राम देख लेंगे तो उससे हमें सारी बात इस टॉपिक की क्लियर हो जाएगी कि जब भी आपका लोकल एनेस्थेटिक किसी टिश्यू में आप इंसर्ट करते हैं तो उसने कितने टिश्यूज को क्रॉस करना होगा ताकि वो आपके नर्व तक पहुंच सके और उसको ब्लॉक कर सके। तो कहते हैं सबसे पहले एक सबसे सराउंडिंग में जो एक पेरिफेरल नर्व का बंडल होता है उसकी सराउंडिंग में एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि होती है एपिन्यूरियम। पहले लोकल एनेस्थेटिक उसको क्रॉस करेगा, उसको क्रॉस करने के बाद एक फेसिकुलाई आ जाएगा। फेसिकुलाई क्या होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी नर्व फाइबर्स का बंडल होता है। फेसिकुलाई की सराउंडिंग में होता है पेरीन्यूक्लियम, ठीक है। फिर वो पेरीन्यूक्लियम को न्यूरियम को क्रॉस करेगा, उसके बाद आपका एक नर्व शीट आएगी जिसकी सराउंडिंग में क्या होता है, अगेन कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं एंडोन्यूरियम, और उसके बाद अंदर क्या होगा, श्वान सेल होगा, और उसके अंदर जाके आपका एक्सोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स, 4 से 5 लेयर्स जब एक लोकल एनेस्थेटिक क्रॉस करेगा तब जाके वो आपकी नर्व्स को प्रॉपर्ली ब्लॉक करेगा। उसके अलावा एक और बात कहते हैं, जो भी फेसिकुलाई बिल्कुल आपकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मेंटल फेसिकुलाई या मेंटल नर्व्स। पहले वो ब्लॉक होंगी, उसके बाद जो जो आपके बिल्कुल सेंटर में फेसिकुलाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कोर नर्व्स, वो बाद में जाके आपकी एनेस्थेटाइज। अच्छा, कहते हैं द थिकर द पेरीन्यूरियम द स्लोअर द रेट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक डिफ्यूजन अक्रॉस इट, और मतलब जितने भी पेरीन्यूरियम थिक होगी ऑफ कोर्स उसके लिए मुश्किल होगा लोकल एनेस्थेटिक के लिए कि वो उस लेयर को क्रॉस करके आपकी नर्व तक पहुंचे। तो ये बस बैरियर्स थे, इसके अंदर बस इन बैरियर के नेम्स ही याद करने हैं और ऐसा कोई याद करने वाली बात नहीं है। एक टेबल है 1.6 इसका, वो देख लेते हैं। तो ये जितनी भी हमने डायग्राम से देखा है टेक्स्ट, उसकी टेक्स्ट मिल जाएगा हमें। नर्व स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में क्या कहते हैं, नर्व फाइबर क्या होता है, एक सिंगल नर्व सेल होता है, उसके सराउंडिंग में होती है एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम के बाद जो काफ़ी सारे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं फेसिकुलाई। फेसिकुलाई के सराउंडिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं पेरीन्यूरियम। पेरीलीमा क्या होता है, पेरीलीमा जो है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरीन्यूरियम होती है। उसके बाद जो एपिन्यूरियम आ जाती है, एपिन्यूरियम क्या होता है, वो सारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर सारे के सारे फेसिकुलाई प्रेजेंट होते हैं, और उसकी सराउंडिंग में आपकी एपिन्यूरल शीट होती है जो कि आपकी एपिन्यूरियम को कवर कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारे आपकी लेयर्स आ गई जिनको क्रॉस करके लोकल एनेस्थेटिक आपकी नर्व फाइबर तक पहुंचते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आ जाती है इंडक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अब इंजेक्शन दिया आपने, एडमिनिस्टर किया लोकल एनेस्थीसिया सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, तो कहते हैं जो सॉफ्ट ये जो लोकल एनेस्थेटिक होता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करता है। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जब आपने इंजेक्शन डाला है तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया बढ़ गया, तो वो क्या होता है, और सेल के अंदर कम है, तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इसकी लोकल एनेस्थेटिक की डिफ्यूजन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलरली, ठीक है। इसमें से कहते हैं जो पेरीन्यूरियम होती है वो ग्रेटेस्ट बैरियर होता है फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, क्योंकि वो थिकेस्ट होता है तो उसको पेनिट्रेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
डिफ्यूजन के अंदर कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आपके कहते हैं कुछ अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो आ जाता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। कहते हैं इनिशियली जो है बहुत ही रैपिड ऑनसेट होता है, क्योंकि इनिशियली बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी सेल के इस की लोकल एनेस्थेटिक की। जैसे जैसे वो कंसंट्रेशन इक्वल होने लग जाती है तो लोकल एनेस्थेटिक का जो अफेक्ट है वो स्पीड ऑफ ऑनसेट जो है वो ज़रा सी रिड्यूस होने लग जाती है। उसके बाद ये बंडल्स के बारे में बात की, जो मैंने आपको बताया कि मेंटल बंडल जो सराउंडिंग वाले फेसिकुलाई होते हैं वो सबसे पहले एनेस्थेटाइज होते हैं, ब्लॉक होते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है वो आपके कोर वाले ब्लॉक होना शुरू होंगे, क्योंकि वहाँ तक एलए का पहुँचने में उसको एलए को पहुँचने में टाइम लग रहा होता है। ठीक है, यही उन्होंने बात की है कि कोर बंडल्स के एनेस्थेटाइज होने में टाइम लग रहा होता है। अब इसके अगर और फर्दर क्या होता है कि क्योंकि हमें पता है जो कोर बंडल्स हैं उनके दरमियान में और क्या प्रेजेंट है, एपिन्यूरियम प्रेजेंट है, जो सारा कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो सारा का सारा एलए जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब भी होने लग जाता है। और फर्दर अगर आप एस्टर के एनेस्थेटिक यूज करें तो वो विद टाइम हाइड्रोलाइज भी होने लग जाएंगे। तो समटाइम्स कोर जो है वो प्रॉपर्ली एनेस्थेटाइज नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से कहते हैं कि काफी सारा सॉफ्ट टिश्यू तो एनेस्थेटाइज हुआ होता है, लेकिन पल्पल एनेस्थीसिया जो है वो प्रॉपर्ली अचीव नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि पल्पल की जो नर्व्स होती हैं वो कोर में प्रेजेंट होती हैं किसी भी पेरिफेरल नर्व की। फर्दर कहते हैं कि अगर आप कोई ब्लॉक देते हैं, इंफीरियर एल्वियोलर ब्लॉक देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इंफीरियर एल्वियोलर की जो सारी पेरिफेरी में जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट होती है ना, जो आपकी मेंटल वाली हैं, वहाँ पे मोलर्स और प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं, और कोर में इंसाइजर्स वगैरह और केनाइन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जब भी आप इंफीरियर नर्व ब्लॉक देते हैं तो इंसाइजर्स तक जो है उसकी फुल एनेस्थीसिया पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जो मोलर एरिया वो जल्दी एनेस्थेटाइज हो जाता है। ठीक है, ये बात उन्होंने मेंशन की हुई थी इसके अंदर। फर्दर कहते हैं ब्लॉकिंग प्रोसेस। अब ब्लॉकिंग क्या है, मतलब कि क्यों समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने लोकल एनेस्थीसिया तो दे दिया लेकिन स्टिल आपका एनेस्थीसिया अचीव नहीं हुआ। तो कहते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो इंजेक्शन है ना वो नर्व के अवे चला जाता है, अब नर्व से डिफ्यूज अवे हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं। कहते हैं सम ऑफ द ड्रग जो है वो नॉन न्यूरल टिश्यू एब्सॉर्ब कर लेंगे, जैसे कि मसल और फैट। ठीक है, आपने जब इंजेक्शन डाला किसी टिश्यू में डाला, सारे नर्व के अंदर नहीं गया, कुछ मसल और फैट में चला गया। कुछ कहते हैं डाइल्यूट हो गया बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड, स्पेशली अगर कोई इन्फ्लेमेशन का केस है या इडीमा का केस है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो वो सारा जो भी आपने कंसनट्रेटेड डाला था वो सारा का सारा डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट कम हो गया। कहते हैं कुछ इज रिमूव्ड बाय कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक्स, कैपिलरीज और ब्लड वेसल ने और लिम्फेटिक्स ने सारा का सारा वो अपने साथ ले गए। और कुछ कहते हैं एस्टर टाइप जो है वो तो प्लाज्मा प्लाज्मा क्लोनेस्टेरेसिस से हाइड्रोलाइज ही हो जाएंगे, तो टोटल कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या था, ये ब्लॉकिंग प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा कि किस वजह से लोकल एनेस्थेटिक्स जो है एज क्लोज एज नर्व डालने के बाद भी अपना प्रॉपरली सारा रिएक्शन जो है प्रॉपरली एनेस्थेटाइज नहीं कर पा रहे होते आपके टिश्यू को। फिर आता है इंडक्शन टाइम। इंडक्शन टाइम सिंपली कहते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ डेपोजिशन टू द टाइम ऑफ कंप्लीट कंडक्शन ब्लॉकेज को हम क्या कह रहे होते हैं, इंडक्शन टाइम कह रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पे, पीएच ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन पे और सराउंडिंग पीएच पे। नेक्स्ट आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लिनिकल एक्शन। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे से बिल्कुल क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यूज भी बहुत सारे आ सकते हैं, बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कहते हैं आपके किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी लोकल एनेस्थेटिक की एक्शन, कि वो कितने टाइम में ऑनसेट करेगा। सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, जो कि पीकेए वैल्यू थी, जो कि मैंने आपको बताया जितनी लोअर पीकेए वैल्यू होगी उतना रैपिड ऑनसेट होगा, जितनी हायर पीकेए वैल्यू होगी उतना स्लो ऑनसेट होगा। क्या वजह है वो मैंने सारी ऊपर एक्सप्लेन कर दी हुई है। नेक्स्ट आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक पे। जितना लिपिड सॉल्युबल होगा उतना अच्छे से वो पेनिट्रेट करेगा नर्व मेम्ब्रेन को। ठीक है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल एरिया, लिपिड सॉल्युबिलिटी ही जो है वो आपकी नर्व भी क्योंकि लिपिड की बनी हुई होती है जो नर्व मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जब वो लिपोफिलिक होगा लोकल एनेस्थेटिक तो ही वो अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद वो कंडक्शन ब्लॉकेज करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। जितनी अच्छी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेबिलिटी होगी उतना अच्छे से वो आपकी प्रोटीन चैनल के साथ, कैल्शियम चैनल के साथ बाउंड होके रहेगा, और आपका जो ब्लॉक है उसको ऑनसेट मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है उसका प्रोलॉन्ग रहेगा। ठीक है, जो क्या कहते हैं ये आपके पॉजिटिव आइंस होते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, और जितने अच्छे वो बाइंड करके रहेंगे, जितना ज़्यादा टाइम के लिए वो बाइंड करके रहेंगे उतना आपका प्रोलॉन्ग ऑनसेट रहेगा, जिसके अंदर बुपीवकेन और ये रूपीवकेन, एटिडोरोकेन जो हैं ये सब जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बाइंड करके रहती हैं, जिसकी वजह से इनका सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग लॉन्गर ड्यूरेशन की क्लिनिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, और प्रोलॉन्ग्ड इनका जो एनेस्थेटाइज इफेक्ट है वो रहता है। नेक्स्ट क्लास आ जाती है वेजो एक्टिविटी। आपकी
जो वेसल्स हैं वो जितनी डाइल्यूट, जितनी ओपन होंगी, ठीक है, जिसको हम कह रहे होते हैं डिस्टेंडेड होंगी, जितनी डिस्टेंडेड हुई होंगी, उतना स्लो आपका जो प्रोसेस है वो उतना जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, जितनी आपकी जो वेसल्स हैं वो ओपन होंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका जितना भी एनेस्थीसिया है वो वेसल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा और वहाँ से सारा का सारा चला जाएगा। इसीलिए हम लोकल एनेस्थेटिक के अंदर एक वेज़ो कंस्ट्रिक्टर डाल के भेजते हैं, जो कि एपिनेफ्रीन होता है, ताकि आपकी जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं। जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो उनकी जो आपका जो एजेंट आया था, लोकल एनेस्थीसिया आया था, वो उसके अंदर डिफ्यूज़ नहीं होगा और वहाँ से चला नहीं जाएगा, वहाँ से वॉश अवे नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे। इसका यहाँ पे उन्होंने टेबल भी बनाया हुआ है, आप सिर्फ टेबल याद कर लें तो मोर देन इनफ हो जाएगा इस टॉपिक में। पी के ए वैल्यू जितनी लोअर उतना फास्टर ऑनसेट, लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी हाई उतना अच्छा इफेक्ट, प्रोटीन बाइंडिंग जितनी हाई उतना लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपका इफेक्ट चलता है। नॉन नर्वस टिश्यू के अंदर अगर सारी डिफ्यूजिबिलिटी हो जाएगी तो आपका ऑनसेट जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा वेजोडाइलेटर एक्टिविटी जो कि एनेस्थेटिक पोटेंसी और ड्यूरेशन को बताती है, क्योंकि अगर तो वेजोडाइलेशन होगी तो डायलेशन की वजह से सारा का सारा एनेस्थीसिया आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा और आपके उसके अंदर नहीं रहेगा, आपके सिस्टम के अंदर जिस एरिया में एक्ट करना है उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए जो ड्यूरेशन है वो उसका डिक्रीज हो जाता है। ये बातें हो गई बस एंड में वैसे कोई इतनी खास बातें नहीं लिखी हुई है। रिकवरी के बारे में बात करते हैं। रिकवरी फ्रॉम लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक जो है, कहते हैं जैसे जैसे आपकी सराउंडिंग कंसंट्रेशन जो है वो ब्लॉक की कम होती है, देन आपका जो आपका लोकल एनेस्थीसिया होता है वो इंट्रा न्यूरल से एक्स्ट्रा न्यूरल जाने लग जाता है, यानी कि बाहर जाने लग जाता है। सबसे पहले कहते हैं मेंटल से बाहर जाता है, फिर कोर से मेंटल में आता है और फिर मेंटल से बाहर आपके टिश्यू में जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो मेंटल वाला एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए एनेस्थेटाइज रहता है और कोर जो है वो सबसे पहले अपनी एनेस्थीसिया को लूज करती है। री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया में कहते हैं कि अगर आपका प्रोसीजर जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया था तो आपने दोबारा इंजेक्शन दे देना है। एक इसके अंदर दो कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन ये आती है कि तो जब आपने दोबारा इंजेक्शन दिया तो फ़ौरन से दोबारा से एनेस्थीसिया जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपने री एडमिनिस्ट्रेशन की लोकल एनेस्थीसिया की तो दोबारा से लोकल एनेस्थीसिया अचीव हो गया। दूसरी के अंदर पॉइंट में कहते हैं कि आपने दोबारा एनेस्थीसिया डाला लेकिन अब जो है आपका एनेस्थीसिया अचीव नहीं हुआ। इसकी वजह बनती है, कहते हैं टेकीफेलेक्सिस। टेकीफेलेक्सिस क्या होता है? टेकीफेलेक्सिस होती है इंक्रीज टॉलरेंस टू द एडमिनिस्टर्ड ड्रग रिपीटेडली, यानी कि एक ही ड्रग जब आपने दोबारा डाला तो उसका अब इफेक्ट रीच नहीं हुआ। इसकी वजह जो है वो टोटल 5 इसकी रीजन ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं ड्यू टू फर्स्ट इंजेक्शन हो सकता है वहाँ पे एडिमा हो गया हो, जिसकी वजह से सारे वो जो नया एनेस्थीसिया आएगा वो डाइल्यूट हो गया, या हो सकते हैं लोकलाइज्ड हेमरेज हो, क्लॉट फॉर्मेशन हो, ट्रांसड्यूटेशन हो, या हाइपरीमिया, या डिक्रीज टिश्यू का पीएच हो गया वो। ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब आपने एक दफ़ा इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से वहाँ पे हेमरेज हो गया, क्लॉट हो गया, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटीन वो आ गया, फ्लूइड आ गया, ठीक है। इन सब वजूहात से क्या होता है, वो सारा जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका क्या एक्ट नहीं करता, आपका लोकल एनेस्थीसिया एक्ट नहीं करता। जबकि जो आपकी फिफ्थ पॉइंट है जो कि हाइपरीमिया का है, हाइपरनेट्रीमिया का है, जिसके अंदर क्या होता है कि सोडियम ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल जो है वो डिक्रीज रहती है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया एक्ट नहीं करता। और लास्ट फैक्टर जिसके अंदर कहते हैं कि जो पीएच ऑफ द टिश्यू है वो डिक्रीज हो गया था फर्स्ट इंजेक्शन की वजह से। तो अगेन जब पीएच डिक्रीज है तो लोकल एनेस्थीसिया प्रॉपर्ली एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चैप्टर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुन लिया है सही से तो आप इसके यहाँ से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट यूक्यूज के लिए क्या बातें थी, ये अभी हमने एक टेबल पढ़ा है, हमने जो सारे नेम्स पढ़े थे एनेस्थीसिया के, क्या क्या नेम्स होते हैं वो अच्छे से याद करना है, और शुरू में हमने देखी थी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेस्थीसिया। तो ये सारी बातें जो है वो यूक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है।